आपने कहानी, अनजान अनजानी और कई पिक्चर्स लिखी हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, अंकिता भंडारी का हो या एसएससी पेपर लीक का हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। ट्रेन जो पहाड़ों को चीरते हुए जा रही है, जो पहाड़ों में ऊपर घर बसे हुए और नीचे से ट्रेन जा रही है, तो उन घरों में दरारें पड़ रही हैं और अब पड़ भी चुकी हैं, कई घर खाली भी कराए जा चुके हैं। तो क्या ये विकास और विनाश एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं उत्तराखंड? ये ना पीरियोडिकली, मैंने देखा है अंकिता भंडारी का, पीरियोडिकली जब कोई इलेक्शन होता है तब उठाया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सीन या कोई डायलॉग लिखा हो, अनजान अनजाने में तो आपने डायलॉग्स भी लिखे हैं, क्या रणवीर कपूर ने या फिर प्रियंका चोपड़ा ने कोई ऐसा डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिया हो जो आपने ना लिखा हो? टेंशन होता था कि भाई शाम से पहले ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये पूरा एरिया क्रॉस कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे काम करते हैं? पहले मैंने जितना भी इंटरेक्शन हुआ मंत्रियों से, ये वो उत्तराखंड में, मैंने देखा कि थोड़ी हिचकिचाहट होती थी डिसीजन लेने में। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि जब पहाड़ों में सड़क नहीं थी तो गांव आबाद नजर आए थे, और जैसे ही वहाँ सड़क गई तो उन्हीं सड़कों से चलते हुए लोगों ने पलायन कर दिया। बहुत बहुत अमीर परिवारों में, नामी परिवारों में महिलाओं की दुर्दशा होती है। अच्छा, अभी महीने भर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव आए थे। जी, आप भी वहां थे? जी जी। आप उनसे मिली, क्या बातचीत हुई आपकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। हमारी खास पेशकश हस्ती एक बार फिर आपके सामने है, और आज हमारी मेहमान हैं एक ऐसी लेखक जिन्होंने बॉलीवुड को कई शानदार पिक्चर दी हैं, जिनके आर्टिकल बड़े बड़े अखबारों में छपते हैं। एक सशक्त महिला लेखिका अद्विता काला। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। आपसे बातचीत करेंगे, आपके सफ़र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में जाने में पसीने छूट जाते हैं, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपका अनुभव क्या है? क्योंकि आपने कहानी, अनजान अनजानी और कई पिक्चर्स लिखी हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? जी, मेरा अनुभव ये है कि औरों के पसीने छुटाओ, खुद के नहीं। और ऑन अ सीरियस लेवल ये हुआ मेरे साथ। मेरी जो जर्नी थी थोड़ी अलग सी थी। मैं लेखक हूँ, तो मैंने पहले एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक आई थिंक 2007 में प्रकाशित हुई, और उसके प्रकाशन के बाद बेस्ट सेलर बन गई, और उसने लगभग 2 लाख कॉपी भारत अकेले में बेची, और उसकी बिकी, और फिर उसके बाद उसका अनुवाद हुआ, वो गई फ्रांस में हुआ, फिर अमेरिका में भी पब्लिश हुई। तो ये काफ़ी बड़ी किताब हो गई, और उसके बाद बॉलीवुड से मुझे फ़ोन कॉल आने लग गए, ईमेल आए, फ़ोन कॉल आए, रिक्वेस्ट आई कि आप बॉलीवुड में लिखना चाहेंगी कि नहीं। तो मेरे साथ एक्चुअली विपरीत हुआ। मैं थी बुक वर्ल्ड से, और किताब ने सक्सेस पाया, तो उसके बाद बॉलीवुड ने मुझे अप्रोच किया एज अपोज टू मैंने बॉलीवुड को अप्रोच किया। मैम, एक उपन्यास में और आप पिक्चर भी लिखती हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है? दोनों को लिखने में मतलब कितना अंतर तो है? क्या वही आई थिंक मैं आज के समय में भारत में एक ऐसी राइटर हूँ जो किताबें लिखती हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं फिल्मों के लिए, OTT के लिए, टीवी के लिए, और मैं स्तंभ लेखन भी करती हूँ। अमर उजाला में मेरा कॉलम आता है हर महीने, और फिर अंग्रेज़ी अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब जगहों। तो मैं अक्रॉस द बोर्ड जो कहते हैं ना, वो जो डाइवर्सिटी है राइटिंग में, वो आई थिंक मेरी पहचान अब बन गई है, क्योंकि मैं अलग अलग माध्यमों में लिखती हूँ, और हर माध्यम के डिमांड्स अलग होते हैं, वो तो स्वाभाविक है। जब आप किताब लिखते हैं तो किताब आप रिलेशनशिप खाली एक रीडर के साथ बना रहे हैं उस समय, क्योंकि एक व्यक्ति किताब पढ़ता है और आपका जो कॉन्वर्सेशन है उनके इमेजिनेशन के साथ है, क्योंकि आपने जो लेखनी की है उसे वो रीडर ट्रांसलेट करता है कि ये कैसा दिखता होगा, क्या क्या बात, दिमाग में विजुअलाइज वो ही करता है। पर फिल्मों में बिल्कुल उल्टा होता है। आप जो लिखते हैं वो फिल्म में विजुअलाइज होता है, और वो ट्रांसलेट फिर
व्यूअर करता है। बिल्कुल। तो उसकी लेखनी में ज़्यादा एम्फेसिस फिर होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट में, जी। कैरेक्टर के अंदाज में, उनके बोलचाल में, प्लॉट पॉइंट्स में, वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो दोनों बहुत ही अलग माध्यम है। और फिर ऑफ कोर्स जो मैं कॉलम्स समलेखन करती हूँ वो ज़्यादातर मैं समाज के विषयों पर, महिलाओं के ऊपर, और कभी कभी राजनीतिक विशेषज्ञ भी बनती हूँ, करती हूँ जब इंटरेस्टिंग इलेक्शंस आते हैं। तो वो बिल्कुल अलग फेज़ है, क्योंकि उसमें बिल्कुल आपको रियलिटी से जुड़ के चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और वो क्रिएटिव लाइसेंस नहीं है जो आपको मिलता है फिल्मों और किताबों में। मुश्किल क्या लगता है आपको, उपन्यास लिखना या फिल्म लिखना, दोनों में से? मुश्किल वो लगता है जब आइडिया नहीं आते दिमाग में। अच्छा, जब मैम आप लिख, अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में किताब या उपन्यास लिख दो या फिल्म लिख दो, जैसे आप पिक्चर लिख रहे हो, कई बार ऐसा भी दौर आता होगा कि जब आप अटक जाते होंगे, हाँ, वो राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। हाँ, तो उस वहां से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? वॉक, पहाड़ी हूँ तो वॉक करो। सब चीज़ों का हल वॉकिंग में ही है, चलने में है। आई थिंक वही करती हूँ मैं, क्योंकि जब आप चलते हैं तो दिमाग थोड़ा इंजन स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, और आप सोचते रहते हैं। और जगह भी का भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसी जगह में हो जहाँ बहुत हलबल हो, बहुत टेंशन हो, प्रेशर हो। मैंने देखा है कि मैं पहाड़ों में ज़्यादा क्रिएटिव हूँ। अब आप समझिए जो समझना चाहते हैं उससे। मैंने ये सुना भी है और ये मैं मानता भी हूँ कि लोग ये कहते हैं कि एक सफल कहानी या कोई पोइट्री लिखने के लिए अकेलापन चाहिए होता है, और उससे सक्सेस बनाने के लिए फिर भीड़ चाहिए होती है। तो क्या अकेलेपन में अच्छी कहानियाँ आती हैं? हाँ, क्योंकि अकेलेपन में आपकी सोच, आपकी थॉट्स, और एक जो साइलेंस होता है ना, जो शांति होती है अकेलेपन में, उसमें जो चीज़ें उजागर होते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, जो कम्युनिकेशन आपका होता है विथ आइडियाज़, विथ योर ओन इनर सोल, वो बहुत अलग होता है। एंड जब कुछ लोग होते हैं जो भीड़ भाड़ में रहते हैं, इसलिए मैं कभी बॉलीवुड में नहीं रही, बॉम्बे में नहीं रही हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है जब कहानी रिलीज़ हुई थी तो वो बहुत प्रशंसित रही, और अवार्ड मिले, और हर अवार्ड, आप स्क्रीन अवार्ड, टॉइफा जो टाइम्स ऑफ इंडिया का फिल्म अवार्ड था, वो उस साल का इंटरनेशनल फिल्म फेयर था, नेशनल अवार्ड, सब फिल्म अवार्ड कहानी ने बटोरे। और एक एजेंट था मुंबई में जो मुझे ढूंढ रहा था, और फाइनली एक लैंडलाइन पे फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा मैं सो एंड सो हूँ और मैं आपको महीनों से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो आप। और पता है मैं कहाँ थी? कहाँ? म्यांमार में, यांगोन में। अच्छा। तो मेरे पिया गए रंगून वाला गाना है ना, तो मैं रंगून में थी। तो मैंने कहा तुम रंगून में क्या कर रही हो, यहाँ तो फिल्म ने बवाल मचा दिया है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब आप कहानी लिखते हैं, आपने कहानी पिक्चर भी लिखी, उसका तो नाम ही कहानी था, तो हाँ। जब आप कोई भी फिल्म लिखती हैं तो क्या कैरेक्टर आप डिसाइड कर देती हैं कि मैं इस एक्ट्रेस को या इस एक्टर को केंद्र में रख के इस कहानी को लिख रही हूँ? जैसे विद्या बालन कभी होता है। कहानी में विद्या बालन का बिल्कुल सोचा था, सोच के रखा, पहले ही सोचा था कि हाँ, क्योंकि विद्या ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। देखिए, दो टाइप के एक्टर होते हैं फ्रॉम अ राइटर्स पर्सपेक्टिव, लेखक के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो दो टाइप के एक्टर होते हैं। एक एक्टर वो होता है जो आप उनको एक ज़बरदस्त कहानी दो और वो उसको निभा पाएंगे जी। और ये एक्टर्स भी बहुत सक्षम हैं, सक्सेसफुल हैं और अच्छे एक्टर्स भी कहलाते हैं। और फिर एक दूसरी श्रेणी में ऐसे एक्टर आते हैं जो आपकी कहानी को, जो आपने पेपर पे लिखा है, उसको एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, उसको उठा देते हैं। मुझे लगता है विद्या बालन उस श्रेणी में आती हैं, जो उनकी अदाकारी ऐसी है कि वो अगर वो एक रोल एक्सेप्ट कर ले और उसमें बिल्कुल बस जाएं, तो आपको उनमें और वो किरदार में अंतर ही नहीं दिखेगा। तो अब ऐसा होता है, जब मैं कहानी और वो कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ, मैं उसकी लेखक हूँ तो मैंने उसको क्रिएट किया है, पर जैसे ही मैं उसके बारे में सोचती हूँ विद्या ही मन में आती है, क्योंकि वो बस वो कैरेक्टर बन जाती है। विद्या ऐसी है, मोहनलाल जी ऐसे हैं जो बस सम जाते हैं वो कैरेक्टर में, बहुत बहुत उम्दा तो एक्टर्स। मतलब मुझे जहाँ तक नॉलेज है, किसी पिक्चर के लिए कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, राइटर अलग होता है। जी बिल्कुल। तो आपने उन्हें अप्रोच किया कि विद्या बालन को इसमें लीजिए, या उन्होंने आपसे पूछा हो कि आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली सुजॉय घोष जो वहाँ उसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने काम किया। तो
उस टाइम वो ऑलरेडी हमने जब बातचीत की थी, उनका संपर्क था विद्या बालन के साथ, तो मुझे याद है कि विद्या आ रही थी दिल्ली एक शादी के लिए। जी। तो फिर सुजॉय ने मुझे कहा कि विद्या आ रही है दिल्ली, और उस टाइम मैं कहानी तब लिख रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे उन्हें देखना है, क्योंकि मेरी ये जो किरदार है ये गर्भवती है। जी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मिलोगे ना, ऐसे नहीं, मुझे उनको ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। लिटरली देखना है, ये नहीं कि नमस्ते हाउ आर यू, मुझे उनको ऑब्जर्व करना है। तो फिर हम वो शादी गए और विद्या थी वहाँ, और मैं बस उसको देखती रही, और मैंने उसको कहा प्लीज़ आप ऑकवर्ड मत फील करिए, पर एक्ट्रेस है तो उनको आदत है, लोग देखते हैं उनको। पर मैं उनकी तरफ देखती रही, क्योंकि मुझे उनकी अदाएँ समझनी थी, वो अपना नेक कैसे होल्ड करती है ना, कि उनका जो सिर है क्या एक तरफ झुकता है, दूसरी तरफ झुकता है, छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये कैरेक्टर गर्भवती थी, तो उसकी जो मैनिपुलेशन जो थी उस कहानी में, जो वो खेल खेलती है, वो उसकी अदाएँ ऐसी नहीं कि जो आप देखते हैं फिल्मी हीरोइन की, वैसी नहीं, वो वल्नरेबिलिटी की, वो मेरी मदद करो वाली अदा, वो कैसे कर सकती हैं, कैसे दिखा सकती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और बिल्कुल, और विद्या तो शी इज़ टेरिफिक। तो आप मिले उनसे फिर? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जी। जी। तो यानी एक राइटर भी डायरेक्टर ही होता है, क्योंकि ये बारीकियां डायरेक्टर बहुत देखता है। जैसे मैं एक डायरेक्टर से मिला था तो उन्होंने बताया था, मतलब क्लास लेने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे कोई बस वाला सीन लेना होता है किसी एक्टर का, तो कहा कि 2 दिन पहले मैं खुद बस में चढ़ के जाता हूँ, देखता हूँ किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, कितनी तकलीफें वहाँ होती हैं। तो आपने भी बारीकियां देखी कि गर्दन किस तरह से वो झुका रही हैं, मतलब जो आपकी कैरेक्टर की नीड थी, तो राइटर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। बिल्कुल, इसीलिए इतने राइटर डायरेक्टर भी बन जाते बिल्कुल, हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि हम स्टोरी टेलर हैं, और हम कुछ सोच के लिखते हैं चीज़ें, जी। और अगर डायरेक्टर ऐसा आ जाए जो वो पकड़ ना सके, तो फिल्म का तो बंटाधार हो जाता है। यही सवाल मेरा था कि क्या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जैसे अभी इल्लीगल भी आपने लिखी जी थी, जी जी। तो कई बार ऐसा भी लगा है कि जो आपने सीन लिखा हो और जिस तरह से आपके मन में था, जिस शिद्दत से आपने लिखा था, उस तरह से वो शूट ना हो पाया हो? जी बिल्कुल हुआ है। और क्या होता है, क्योंकि देखिए, जब आप किताब लिखते हैं तो आप प्राइमरी स्टोरी टेलर हैं, आप कहानीकार हैं, और आपकी कॉन्वर्सेशन ऑडियंस जो किताब के उसमें रीडर होता है उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। पर जब आप फिल्में लिखते हैं तो कहानीकार या स्टोरी टेलर निर्देशक होता है। जी। तो ऐसा होता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बताऊँ, आपने बच्चे को जन्म दिया और फिर आपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। हाँ। हाँ, समझे? जी। और आप बस फिर दूर से ही देख सकते हैं कैसे पल कि रहा है, कैसे बढ़ रहा पल है। रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, बड़े होके वो कैसे दिखता है, कैसे उसकी इसका कैरेक्टर होता है, वैल्यूज होते हैं। तो फिल्म का वही है। तो कुछ राइटर कर सकते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे ये डायरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत विश्वास है। कुछ ऐसी जोड़ियाँ होती है राइटर डायरेक्टर की जो बहुत फिल्में करती हैं एक साथ, और बिल्कुल जैसे दो दिल एक जान टाइप ऑफ सिचुएशन होती है, उनकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल एक जैसी होती है, उसमें बहुत अच्छा चलता है। पर ज़्यादातर क्या होता है कि बेचारा राइटर फिर ऑडियंस ही बन जाता है, फ्रॉम क्रिएटर टू ऑडियंस मेंबर बन जाता है। और होता है जब आप टीवी पे देखते हैं या बिग स्क्रीन में देखते हैं कि अरे मैंने तो ये लिखा, ये कब हुआ, तो ये तो है। तो जब फिल्म शूट होता है तो क्या डायरेक्टर जाता है सेट पे? डायरेक्टर राइटर रिक्वायरमेंट पे हो। अच्छा। क्यों मैं गई हूँ, सब सेट्स पे गई हूँ, अनजाना पे गई हूँ, कहानी में गई हूँ, पर मुझे बोरियत होती है, क्योंकि आई थिंक आउटसाइड लोगों को लगता है कि बहुत ग्लैमरस है और ये मैम है। कैसे होती है शूटिंग, जरा हमें भी बताइए। बहुत बैठना पड़ता है, और शूट के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है कि साउंड चेक, लाइट, जैसे हम लोग कर रहे थे ना बिफोर शूटिंग हमने स्टार्ट की, पर आप ये इमेजिन टाइम्स 50। अच्छा। सब छोटी छोटी, क्योंकि विजुअल है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके एंगल्स है, उनका मेकअप है, कैमरा है, लाइट्स है, साउंड है, तो ये सब बहुत ट्विकिंग चलती रहती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में राइटर काफ़ी यूजलेस होता है सेट पे। अच्छा। क्योंकि हम बस वही होता है कि मैं बैठी रही, एक्टर यहाँ बैठे थे, मैं बैठी थी, और वो लोग तो उठ के जाके बेचारे शॉट लेते थे, अपने वैनिटी में जाते थे, पर मैं पूरा समय सेट पे थी। और मैंने 1 दिन 2 दिन ऐसे किया है, फिर एक
और शूट के लिए गई, ऐसे ऐसे क्यों कोई तो उस दौरान डायरेक्टर सुझाव मांगता है या आप देते हो? कभी कभी जी। कभी कभी। पर अब जो 80 के दशक में होता था, जब स्क्रीन प्ले नहीं लिखे जाते थे, लाइक हम सुनते थे कहानियां जहाँ राइटर सेट पे डायलॉग लिख रहा है, जी। सेट पे सीन लिख रहा है और फिर वो दे रहा है, और फिर 80s 90s के दौर में ये बहुत चलता था। पर अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गया है और बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है सबको, तो उसमें चेंजेस नहीं होते ज़्यादातर। और कभी कभी जब आप सेट पे हो तो कभी डायरेक्टर आके पूछता है कि क्या लग रहा है तुम्हें, कैसे ठीक दिख रहा है, ये वो, तो आप सुझाव दे सकते हैं। पर बिल्कुल ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो आपको यू कैन नॉट ओवर रूल और ट्राई एंड इम्पोज योरसेल्फ ऑन हिम। वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए। अच्छा, आपने ये वेब सीरीज भी लिखी, पिक्चर भी लिखी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सीन या कोई डायलॉग लिखा हो, अनजान अनजाने में तो आपने डायलॉग्स भी लिखे हैं, क्या रणवीर कपूर ने या फिर प्रियंका चोपड़ा ने कोई ऐसा डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिया हो जो आपने ना लिखा हो? नहीं, क्या होता है? स्पेसिफिक डायलॉग का तो नहीं पता मुझे, पर हाँ, प्रियंका ने अनजाना अनजानी में गाड़ी का नाम बदल दिया, उसने उसको ब्लश बुलाया, हमने कोई और नाम रखा था। अच्छा। और फिर जब उसने उसको ब्लश बुलाया, क्योंकि लाल रंग की गाड़ी थी, तो हमने सोचा बहुत प्यारा नाम है। तो ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। तो आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे एक्टर्स जिन्होंने मेरे फिल्मों में काम किया है, वो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। रणबीर इज आई थिंक अगेन फैंटास्टिक एक्टर, ऑफ कोर्स वो सुपरस्टार है, गुड लुकिंग है, वो सब चीजें हैं, लेकिन एक्टिंग बट बहुत अच्छी एज एन एक्टर वो बहुत ही सुपीरियर, उसको क्राफ्ट पता है, उसको मूड्स पता है, सब कुछ। वो बहुत ही सुलझे हुए एक्टर है। रगों में सिनेमा है ना मैम उनके, तो रगों में तो है, पर उनकी सोच भी बहुत ही, मुझे तो लगता है एक दिन वो बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी बनेंगे, क्योंकि वो समझते हैं छोटी छोटी बारीकी, हाँ, बारीकी समझते हैं, और वो दैट इज नॉट कॉमन। जी। अभी आपने कॉलम की बात की, पॉलिटिक्स की बात की आपने, उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं जी, और आपने कहा कि चुनाव के टाइम पे आपकी सक्रियता बढ़ जाती है कॉलम्स लिखने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो किस तरह से भी आप देखती हैं उत्तराखंड के चुनाव में? मुझे इस बारी उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है जितनी पिछली बार थी। जितनी पिछली बार थी। क्या वजह है मैम? यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार तो मुझे लगा था कि है पब्लिक में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो वाला इलेक्शन ले लिया जी। इस बार ही क्या लग रहा है, एक तो मुझे लग रहा है कि धामी जी ने अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश तो बिल्कुल किया है, क्योंकि अब ये इनका सेकंड टर्म खत्म हो रहा है, वो एक, और वो दिशा उन्होंने एक चूज़ की है, तो वो ऐसे तो वी नो क्या फेज़ में है। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऐसी चीज़ें आई हैं, लेकिन मुद्दे भी तो उठे हैं मैम बहुत सारे। मुद्दे तो हर राज्य में उठते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी का UPSC पेपर लीक हो, उनके कार्यकाल के पहले साल में ही ये सारी घटनाएं घटी। वो सब चल रहे थी, पर अगर आप याद करें तो प्रधानमंत्री के पहले साल में गुजरात वो हुआ था, कांड हुआ था जी। तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी चैलेंजेस पॉलिटिकल लाइफ में लोगों की आती हैं, और उससे वो कैसे मैनेज करते हैं, उभरते हैं, वो हिसाब लेने लायक है। तो मैं आपको बस असेसमेंट जो मेरा अभी तक है, वो जो बहुत नेगेटिविटी थी पिछली बार, वो मुझे इस बार ही नहीं दिख रही। मैं थोड़ा घूमूंगी, थोड़े लोगों से बातचीत करूंगी और समझूंगी कि वो एक्चुअली रीज़न है कि नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस में कोई ऑप्शन भी ना मिल रहा हो, क्योंकि एक तरफ यू हैव डिसाइसिव लीडरशिप, दूसरी तरफ कोई है नहीं। और राहुल गांधी भी आने थे, फिर नहीं आए, फिर आई मीन इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, वो विदेश में बैठे हुए हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इनकी कमिटमेंट लेवल क्या है। तो हो सकता है कि नो अदर ऑप्शन के माध्यम की वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं लग रही। फिर हो सकता है कि मोदी जी की छवि भी एक चीज़ है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी लगाव है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, अंकिता भंडारी का हो या SSC पेपर लीक का हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। पर क्या हो रहा है कि ये ना पीरियोडिकली, लाइक मैंने देखा है अंकिता भंडारी का, पीरियोडिकली जब कोई इलेक्शन होता है तब उठाया जाता है और फिर ये डेड हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसका पॉलिटिकल यूज मैंने पैटर्न देखा हुआ है। इसका कौन कर रहा है पॉलिटिकल यूज?
पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो कर रही होंगे, लेकिन ना उन्हें तो उनका। कोई फायदा मिल ही नहीं रहा, चाहे लोकसभा चुनाव की और बात मुद्दा करो। मिल गया ना, जी। एंड है बहुत बुरा हुआ जो लड़की बच्ची के हाँ, साथ हुआ, तो बहुत ही आप बुरा हुआ। तो उसमें किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? देखिए न्याय तो अभी आप देखिए, न्याय की प्रक्रिया अभी तो हो गई है, क्योंकि वो लोग जेल में है, लाइफ सेंटेंस मिल गया है उनको। जी। वो लोग अपने अपील करें क्या करें वो तो। अब क्या हो रहा है कि अफवाहें भी फैलती हैं टाइम बे टाइम, पर प्रूफ सामने आता ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ये इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट है, तो जांच एजेंसीज को दीजिए, करिए। उनके माँ बाप भी बेचारे, उनका भी कभी उनको सामने लाया जाता है, कभी उनके नाम पे खेला जाता है। अब गरीब परिवार के लोग हैं, अपनी बेटी को खोया है, उनके लिए क्या हुआ है, उनसे कांटेक्ट कितना किया है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, ह्यूमन टच जब मिसिंग होता है ना, तब ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करें तो न्याय ने डिसीजन तो दिया है, पर ये जो पब्लिक डाउट है, ये प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर इशू में, और वो उजागर होता रहता है, क्योंकि लोग उजागर, और मुझे लगता है कि आने के समय में ये फिर से उठेगा, ये और आप देखिएगा चुनाव से पहले बिल्कुल उठेगा। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, इनको समय में अब मिल गया है। अभी एक नए मुख्यमंत्री हैं, नए दौर के मुख्यमंत्री हैं, नई पीढ़ी के मुख्यमंत्री हैं, तो आई थिंक वो एनर्जी दिखती है। देखिए, ये राज्य में बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग पौड़ी से हैं, पौड़ी गढ़वाल से, और वहाँ पे हम जानते हैं पलायन कितना होता है। सबसे ज़्यादा तो पौड़ी में ही हुआ, पौड़ी में ही होता है। तो चैलेंजेस तो हैं, ये इसमें दो राय नहीं है, पर जितना भी मैं उनको समझ पाई हूँ, जितना भी मैंने देखा है, उनको समझ पाई हूँ, यंग हैं। आई मीन पॉलिटिक्स में यंग भी रिलेटिव होता है, पर जी जी जी, औरों के हिसाब से यंग हैं, और डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। पहले मैंने जितना भी इंटरेक्शन हुआ मंत्रियों से, ये वो उत्तराखंड में, मैंने देखा कि थोड़ी हिचकिचाहट होती थी डिसीजन लेने में। जी। वो स्मॉल स्टेट माइंडसेट में, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में स्थित हूँ और मैं समझती हूँ राजनीति फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो कभी कभी लगता था, मुझे लगता था, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उत्तराखंड में एक स्मॉल माइंडसेट पॉलिटिक्स, स्मॉल माइंडसेट विजन हावी होता था, और ये लिमिट करता था कि पॉलिटिकल डिसीजंस क्या होती थी। आई थिंक धामी जी ने काफ़ी एक्सटेंड तक वो स्मॉल स्टेट माइंडसेट को नज़रअंदाज और किनारे किया है, जो अच्छी चीज़ है। चैलेंजेस हैं, दे विल रिमेन। जैसे ये इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है, तो कितना आप विकास कर सकते हैं जी। और कितना होगा कि आप जब तक आप करें कि पूरा राज्य ही ना नष्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हैं, पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि ये शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल माइंड स्टेट टू अ स्टेट दैट कैन एस्पायर। आप स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, वो भी एक छोटा सा देश है, पर उसने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया है, प्रोजेक्ट किया है। चॉकलेट हो, चीज़ हो, टूरिज्म हो, उन्होंने अपनी क्षमता पूरी तरह से जोड़ के जो वो कर पाए हैं, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लग रहा है उत्तराखंड के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, अरोमा हो, टूरिज़्म हो, ये सब स्पिरिचुअलिटी हो, ये सब को साथ लेके हम बहुत कर सकते हैं। मैम, टूरिज़्म की बात की आपने, आप जुड़े भी हो टूरिज़्म से। टूरिज़्म नीति हमारी कैसी लगती है आपको? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कई बार इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है कि व्यवस्थाएं बनाने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं, और कई बार तो ऐसी हालत रहती है कि होटल वाले परेशान रहते हैं कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा। तो मतलब चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो मई जून के महीने, इन 2 महीनों में इतनी भीड़ आती है कि आप अगर कभी ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जाएं तो हाईवे में बहुत लंबा जाम मिलता है। बिल्कुल। और यही जब थोड़ा बरसात का वक्त आएगा तो सड़कें खाली नजर आएंगी। तो उसकी क्या वजह लगती है आपको? क्या पर्यटन निधि में बदलाव होने चाहिए? मुझे तो लगता है होने चाहिए। क्या बदलाव आपको लगता है? देखिए, मेरा गांव श्रीनगर के पास है, सोमाड़ी, तो मेरा मन था जाने का, पर मई जून के महीने में हिम्मत नहीं हो रही जाने की, ऑल्दो वेदर अच्छा है, और ये इसी की वजह से। तो अभी ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन से आई थिंक सुविधा बढ़ जाएगी गांव तक। आई थिंक मेरी दूरी 1.5 घंटा 2 घंटे में मैं पूरी कर लूँगी, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे याद है बचपन में अगर गांव जाना था तो बहुत लंबी प्लानिंग चलती थी कि बहुत कष्ट होता था। तो कन्वीनियंस तो बड़ा है लोगों
के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि लिमिटेशंस होने चाहिए। आपको एक लॉटरी सिस्टम रखना चाहिए और उतने ही श्रद्धालु की संख्या आनी चाहिए राज्य में, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बिजनेस भी अच्छा होता है और सेफ्टी भी मेंटेन होती है। अभी क्या हो रहा है ना कि टोटल केओस है सब जगह, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, लोग जाना चाहते हैं। तो इसको आई थिंक लॉटरी सिस्टम रख के थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जैसे हमारी आपदा आई 2013 में जी। कितने लोगों की जान चली गई, उसके बाद तो ठप ही रहा ना, फिर से सैलाब उमड़ा, जन सैलाब जी। वो उमड़ा, और अब पागलपन है फिर से। तो आई थिंक थोड़ा मैनेजमेंट तो करना है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस करने चाहिए। ये नहीं कि लोगों की श्रद्धा की हम मायने नहीं दे रहे, पर उनकी सुरक्षा को हम भी मायने दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में ये फुटफॉल्स ऐसे धड़ाधड़ आते रहे तो जन जाति जीव इन सब को बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। और हमने देखा हुआ है, और आप किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट से बात करिए, वो कहते हैं कि अब बस समय की बात है कि अगला बड़ा हादसा कब हो। जोशीमठ को देखिए, बिल्कुल स्लाइड कर रहा है, एक पूरा शहर हो सकता है कुछ सालों में, और मैं 100 सालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 10-20 सालों की बात कर रही हूँ, पूरा शहर ही ढह जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक है, इसमें कुछ नीति होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने खुद बताया ट्रेन जा रही है, तो हमने 2023 की बात है, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें सामने मतलब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, फिर एक रिपोर्ट मैंने भी बनाई थी, तो उसमें ट्रेन जो पहाड़ों को चीरते हुए जा रही है, जो पहाड़ों में ऊपर घर बसे हुए और नीचे से ट्रेन जा रही है, तो उन घरों में दरारें पड़ रही हैं और अब पड़ भी चुकी हैं, कई घर खाली भी कराए जा चुके हैं। तो क्या ये विकास और विनाश एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं उत्तराखंड में? नहीं, आई टेल यू समथिंग। देखिए, जो एक सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या होती है कि हमारे पहाड़ के लोग, उनके मेडिकल नहीं है, रोड नहीं है, पानी के लिए इतने किलोमीटर चलना पड़ता है, बिजली अभी अभी आई है, ये सब चीज़ें बहुत। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि ये लोग पहाड़ों में बसे रहें, ठीक है, पर आप चाहते हैं कि वो बसे रहे, पर आप वो सुविधा उनको नहीं देंगे जो हम लोग एंजॉय करते हैं शहरों में। हमारे पास बिजली होती है, पानी टैप खोलते हैं, पानी आ जाता है, हमको कहीं जाना पड़ता है तो गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, पर वो लोगों को मीलों तक चलना चाहिए। तो जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर्यटकों से ज़्यादा स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ट्रेन तो पर्यटकों के लिए बन रही है। ट्रेन पर्यटकों के लिए बन रही है, पर वो कन्वीनियंस जो है ट्रेन का, वो उनको भी हेल्प करेगा, बिजनेस को लाएगा, गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम द स्टेट ईजियर हो जाएगा। क्योंकि आपको ना, हमारे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं बहुत कट ऑफ भी हो जाते हैं। एक बारी वो गांव छोड़ते हैं तो 1 साल के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस गांव आते हैं। तो वी वांट दैट ट्रैफिक, वी वांट दैट कॉमर्स, वी वांट दैट एक्सचेंज, बट वी ऑल्सो वांट टू इंश्योर दैट कोई भी डिसीजन हो, हाँ, हम लोग वी आर पार्ट ऑफ अ कंट्री, हमें कोऑपरेट करना है अलग अलग राज्यों से, पर प्रायोरिटी हमारे लोगों को होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट कमिंग इन इज़ नॉट अ बैड थिंग, और ये ऐसे हमें दिस और दैट सिचुएशन में नहीं रहना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों की परिस्थितियाँ इम्प्रूव हों। अगर बिजनेस पहाड़ों में आ रहे हैं तो हमारे स्थानीय लोगों को चलाने चाहिए वो बिजनेस। अगर पर्यटक आ रहे हैं तो हमारे लोगों को उन पर्यटकों के लिए होटल चलाएं। पैसे नहीं है, मैं जानती हूँ, तो मैं टूरिज्म पॉलिसी को उस माध्यम से देखूंगी कि आप कैसे इनकरेज कर रहे हैं। क्या कोऑपरेटिव बना सकते हैं हॉस्पिटैलिटी का, जैसे फार्मिंग में है, जैसे अमूल है, और वो लोग अपने चेन होटल बनाए, क्योंकि पहाड़ में उतने पैसे हैं ही नहीं, पहाड़ के बाहर भी हम लोगों में उतने पैसे हैं नहीं, हमको एकजुट होकर चीज़ें करनी पड़ती हैं जी। तो मेरी मंशा ये है कि आप लोगों को लाओ, नियमित तौर से लाओ, प्रायोरिटाइज स्थानीय लोगों को करो, एंड टूरिस्ट को भी करिए, वेलकम करिए, क्योंकि ये हमें रोज़गार देते हैं, इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, पर लिमिटेड उसमें। और ट्रेन और ये सब चीज़ें आई थिंक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, अगर उनको अपने विलेजेस के साथ लिंक मेंटेन करना है तो ये सब सुविधाएं हमें करनी पड़ेगी। कितने हमारे लोग उत्तराखंड के अमेरिका में बैठे, एक पूरा एक समूह है
उत्तराखंडियों का, जो बहुत एक्टिव है अमेरिका में। मैं जानती हूँ, जब मैं वहाँ पढ़ रही थी तो ये समूह कुछ ना कुछ करते रहता था। उस टाइम आई रिमेम्बर 90s में जब वो उत्तरकाशी का भूकंप आया था, उसके लिए बहुत पैसे इकट्ठा किए। तो वो लिंक है, पर हमें ये एक्टिवेट करना पड़ेगा और थोड़ी कन्वीनियंस तो लानी पड़ेगी। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि जब पहाड़ों में सड़क नहीं थी तो गांव आबाद नजर आए थे, और जैसे ही वहां सड़क गई तो उन्हीं सड़कों से चलते हुए लोगों ने पलायन कर दिया। टूरिज्म की बात की, अच्छे टूरिस्ट आने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपने कर्णप्रयाग में एक घटना देखी होगी जहां कुछ पर्यटकों ने तलवारबाजी हाँ की, हाँ, देखी। और उससे कुछ टाइम पहले कुछ बाहरी प्रदेशों के लोगों ने हरियाणा में भी थोड़ी सी बदतमीजी की थी, जिसके बाद उनकी पिटाई भी वहाँ हुई थी। हालांकि बाद में मामला बदल गया था, लेकिन बाहर से कुछ ऐसे भी पर्यटक आते हैं जो देवभूमि की शांति को बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल भंग करते हैं। आप ऋषिकेश, हरिद्वार में देखिए, वो जो मसाज पार्लर्स हैं वहाँ पे क्यों हैं? क्या जरूरत है मसाज की वहाँ? यहाँ तो ऑटोमेटिक आप पहाड़ों में बैठिए, वैसे ही आपको सुकून मिल जाएगा। और ये इसकी वाइब्रेशंस, आप ऋषिकेश में जाओ, अभी भी वो वाइब्रेशंस, इतना प्रदूषण आ गया है, इतना करप्शन आ गया है, कल्चरल करप्शन आ गया है, पर आप वहाँ अभी भी ऋषिकेश में जाओ, वो वाइब्रेशन अलग है, क्योंकि इतनी ऋषि मुनियों ने वहाँ पे तपस्या की है सालों वर्ष, 1000 सालों से। तो वो तो हवा में, धरती में, पानी में, तो वो वाइब्रेशन तो रहेगी ना। पर आपने क्या कर दिया है उसका? मसाज पार्लर, इन सब की चीज़ें, इन सच चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमको अपना टूरिज्म ट्रांसफॉर्म करना है। अब तक क्या चला आ रहा है ना कि हम एक नेचुरल टूरिज्म डेस्टिनेशन रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 4 धाम हैं, 2-3 हिल स्टेशन हैं, और लोग वहाँ आते रहे हैं और हमें कुछ करना नहीं पड़ा। पर आप मुझे बताइए, अंग्रेज कितने साल पहले चले गए यहाँ से? 80 साल तो हो रहे होंगे। हाँ, आराम से। अभी भी मसूरी, नैनीताल चल रहा है। हमने क्या कोई और हिल डेस्टिनेशन को, हिल स्टेशन को डेवलप किया है? बिल्कुल नहीं किया। क्या नहीं है ऐसे डेस्टिनेशंस? बिल्कुल है। अंग्रेज कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाए? हमको भी कुछ करना पड़ेगा ना। आप 2-3 और ऐसे डेस्टिनेशन बनाइए, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में उनको रोजगार मिलेगा, वो वहाँ रहेंगे। मसूरी और नैनीताल में क्यों खाली नहीं हो रहा? वो भी तो पहाड़ है ना, मसूरी में भी तो पहाड़ है। वहाँ पे वो क्यों खाली नहीं हो रहा? क्योंकि कॉमर्स है, बिजनेस है, तो वहाँ के लोग रह रहे हैं वहाँ। तो आपने क्यों नहीं डेवलप किए 3-4 और हिल स्टेशन? तो पर्यटक खाली मसूरी और नैनीताल ना जाए, कहीं और भी जाए, आगे भी घूमें। पर अब क्या हो रहा है कि अब ये सब मुक्तेश्वर, ये सब प्राइवेट विलाज हो गए हैं दिल्ली के लोगों के। वो टूरिज्म तो दिल्ली, और अगर ये सब प्राइवेट रेजिडेंसेस हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों, पहाड़ के लोगों को क्या नौकरी मिलेगी? गार्ड की नौकरी, घर में नौकर की नौकरी, साफ सफाई, 3-4-5 लोग, 6 लोग, माली भी मैंने डाल दिया उसमें। 6 लोगों को मिलेगा रोजगार। अगर आप एक होटल बनाए वहाँ, उसको एक हिल स्टेशन जैसा बनाए, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कैफेज होंगी, दुकानें होंगी, हॉस्पिटल होगा, कितनी चीज़ें होंगी। तो आई थिंक पूरी रीइमेजिनेशन होनी है जी। और मैं फिर से बोलूँगी कि हमारे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको प्रायोरिटी में रख के ये सब डिसीजंस होने चाहिए, उनकी सुविधाएं देख के जी। तभी एक तरह से पलायन पर भी किसी हद तक रोक तो लग सकती है। अगर लोग आएंगे और रोजगार पहाड़ के लोगों को यहाँ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ के लोगों के सामने रोजगार की रहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बात की बात है, रोजगार नहीं होता इसीलिए पलायन। बिल्कुल। मेरे परिजन, मेरे परदादा, दादा, ये सब पता है क्या काम करते थे? बद्रीनाथ के रास्ते में कंबल बेचते थे। तो आप सोच, तब पैदल यात्रा हुआ करती थी। तब पैदल यात्रा हो रही थी, तो तब भी टूरिज्म से हमारा घर चल रहे थे आज। और मैं अपने परदादा की बात कर रही हूँ। फिर मेरे दादाजी निकले, फिर इंजीनियर, पहले गढ़वाल के पहले इंजीनियर मेरे दादाजी हैं, SP काला। वो निकले, चल के निकले, पैरों, बाय फुट, कि मुझे काम करना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है। श्रीनगर से सुवानी 14 किलोमीटर दूर है, चल के निकले। पर आप सोचो, तो वो कंबल उस समय बेच रहे थे, बद्रीनाथ की यात्रा जाती थी। तो मुझे बस लगता है कि हमने ना, जो नेचर ने, माँ ने दिया है ना, उस पर काम चला रहे हैं। खुद हमने कुछ इनोवेशन या कुछ क्रिएट नहीं किया, तो हमें करना चाहिए। अच्छा, अभी महीने भर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव आए थे जी। आप भी वहाँ थे? जी। आप उनसे मिली, क्या बातचीत हुई आपको?
उनसे ये मेरी पहली मुलाकात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इनसे मिली, आई थिंक 2016 में होगा या कुछ 10-12 साल पहले, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे या बन गए थे, लाइक ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। पर वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं उनसे मिली, मैंने कहा द्वैता काला ऐसे नमस्ते महाराज ये सब किया, और वो करे अरे तुम तो सुमाड़ी गांव के हैं, वहाँ तो तुम्हारे पक्षी भी शिक्षित है। तो मुझे वो अपनापन लगा बिल्कुल इमीडिएटली कि कोई किसी को से आप पहली बार मिलो और वो सीधे आपकी गांव की बात करे, तो बहुत अच्छा लगा। तो और मुझे ये भी एक बात समझ आई कि इनको लगाव बहुत है पहाड़ों से, उत्तराखंड से, और है तो संत, तो किसी एक जगह के तो हम नहीं कह सकते वो वहाँ के हैं या यहाँ के हैं, वो सबके हैं और कहीं के भी नहीं हैं, क्योंकि वो संत की ज़िंदगी होती है। पर बहुत अच्छा लगा कि उनसे मिलकर, और अब जो उन्होंने काम किया है, और क्या काम किया है। आप तो अभी यंग हो, पर मैं अब उतनी उम्र हो गई है मेरी कि मुझे याद है कि जब हम देहरादून आते थे, मेरे दादा दादी देहरादून में रहते थे और हम लोग दिल्ली में थे, तो 10-12 घंटे तो लगते ही थे, क्योंकि मेरठ में फंसे, मोदी नगर में फंसते आप मुजफ्फरनगर में फंसते आते थे। पर वो चीज़ नहीं थी। टेंशन होता था कि भाई शाम से पहले ये मेरठ मुजफ्फरनगर ये पूरा एरिया क्रॉस कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो 6 बजे 7 बजे सुबह से निकलो कि ये सब चीज़ें पीछे रह जाएं, और फिर हम निकले आगे। ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वेस्टर्न यूपी में, फुल यूपी में, पर हमारा तो इंटरेक्शन वेस्टर्न यूपी में ही होता था जी। तो इस पूरी परिस्थिति को बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो योगी जी को जाता है। मैंने ऑल्सो इनके मिशन शक्ति पे काफ़ी रिसर्च किया है और समझने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रही है, और इन्होंने महिलाओं को कैसे सशक्त किया है मिशन शक्ति के माध्यम से, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाती थी। ये जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, पता है क्यों दंगा हुआ? क्योंकि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और 2 गुट ऐसे तलवार निकली और क्या ब्लडशेड हुआ। तो जब तक आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, आपका समाज, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। और योगी जी की जो पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस, इससे लोग डरते हैं। ये जो गुंडे टाइप के जो घूमते रहते थे ना यूपी में जी, ये डर गए हैं अब, और ये घर पे बैठे हैं, और उनको घर पे ही बैठना चाहिए। और योगी जी ने और भी चीज़ें की हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट कहता था कि महिलाएं रात को काम नहीं कर सकती, नाइट टाइम ड्यूटी नहीं कर सकती। उन्होंने वो बदला है, पर उन्होंने बस ये नहीं कहा कि अच्छा बदलो, उन्होंने कहा कि बदलो पर इंश्योर करो कि जो एम्प्लॉयर है वो उनको पिकअप ड्रॉप दे, उनकी सब सुविधाएं मिले, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बने वहाँ पे, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सब चीज़ लिखित में पॉलिसी के आधार पे उन्होंने रखा है वहाँ। और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर अमेजोन जा रही है यूपी, जो देश दुनिया की सबसे, आप मान सकते हैं एक में से सबसे बड़ी कंपनी है, उनका जेफ बीजोस सबसे अमीर आदमी है, वो ये पॉलिसी देख कर जा रही हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख के जा रही हैं, और इसका श्रेय योगी जी को मिलता है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप जो भी कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें दो राय है ही नहीं। और वो एक ऐसे व्यक्ति है, मुझे पता है 2027 में उनका भी इलेक्शन है, पर मैं आपको आज लिख के कह देती हूँ कि वो लौटेंगे, आराम से लौटेंगे जी, और खुशी खुशी लौटेंगे, और सब खुश होंगे, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि वो गुंडा राज जो रहता था सपा का, वो वापस नहीं आएगा। और योगी जी का तो गांव से भी अपना लगाव है। पिछले 3 साल में 3 बार आ चुके हैं वो, और इस बार भी एक मंदिर जो उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा में वो आए थे। जी। मैम, देश में महिलाओं की क्या स्थिति आप देखती हैं? देश में, ये तो उत्तर प्रदेश की आपने बात की। देखिए, चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस से हमें लड़ना पड़ेगा। हाल ही में आपने वो त्विषा केस देखा होगा मध्य प्रदेश में, जो बिल्कुल सशक्त लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, ऐसी लड़की जो मॉडलिंग में, फिल्मों में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम किया जहां आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, और आपका इंटरेक्शन हर तरह के लोगों के साथ होता है, और वो उसमें अपने आप को संभाल सकी। तो ये नहीं था कि वो दबी दबी सी लड़की थी, या ऐसी लड़की थी जिसको सपोर्ट नहीं था या कॉन्फिडेंस नहीं था। पुणे में पढ़ी थी, पुणे में उसने बहुत दोस्त बनाए, खूब अच्छी लाइफ जी वहाँ पे,
और फिर यही लड़की शादी करती है और 7 महीने में अपने आप को अलेजिडली अपनी ज़िंदगी ले लेती है। मुझे तो बहुत अजीब लगता है। तो मैं बहुत बार यही कहती हूँ अपने लेखों में, टीवी पे जहाँ भी जाती हूँ, कि ये आप अपने दिमाग से एक बात को हटा दीजिए कि अत्याचार खाली गरीब लड़कियों के साथ होता है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। बहुत बहुत अमीर परिवारों में, नामी परिवारों में महिलाओं की दुर्दशा होती है। और हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि अलग अलग कारणों की वजह से महिलाएं चुप रहती हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े परिवार में पैसा हो, शान हो, इमेज हो, इन सब चीज़ों से, और उनके परिवार खुद उनको चुप कराते हैं कि चुप रहो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। पर शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ ये क्लास एग्नोस्टिक है। हर क्लास में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। मेरी सोच तो इसमें बहुत ही सिंपल है। अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए, उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। आगे चल के वो शादी करें ना करें, मैंने तो नहीं की है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, उनकी मर्जी। पर ऐसा हो कि आगे चल के ऐसा ना हो कि वो अपने अस्तित्व को नकारें, दबाएं, क्योंकि उनको समाज के साथ चलना हो। और मैं तो बहुत प्राइड रखती हूँ कि मैं एक ऐसे राज्य से आती हूँ, एक ऐसी जगह से आती हूँ, पहाड़ों से, जहाँ हमारी महिलाएं इतनी स्ट्रांग हैं। मेरी दादी को मैं देखती हूँ, छोटी सी थी, पर बाप रे क्या रोब था उनकी, जो कहती थी सब करते थे। तो हमारी जो पहाड़ की महिलाएं, और मैं अंग्रेजी में बहुत टाइम ये डिबेट्स होते हैं और डिस्कशंस होते हैं, और मैं कहती हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड से आती हूँ, ऐसे हमारे इन आवर सोसाइटी फेमिनिज्म इज वेरी कॉमन। लाइक मोस्ट माउंटेन women, हिल women आर ऑलरेडी सिंगल women, क्योंकि उनके पति नौकरी के लिए निकल जाते हैं, तो फिर वो खेत भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, पशु को भी संभालती है, घर भी देखती है, सास ससुर भी देखती है। तो सिंगल वुमन हो गई ना, वर्किंग सिंगल वुमन हो गई। पहाड़ की महिलाओं का जो हाँ। दृढ़ निश्चय होता है वो काफी कठोर होता है। मतलब जितने कठोर पहाड़, और लोग कहते हैं कि महिलाओं का जीवन कठोर होता है, मुश्किल होता है, लेकिन पहाड़ी महिलाओं का थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। पहाड़ी महिला टफ होती है। और मुझे ऑल्सो लगता है कि हमारी देवियाँ जो है, उसकी वजह से हमारी महिलाओं को भी अच्छा दर्जा मिलता है समाज में। हमारी महिलाएं दबी नहीं है। मुझे इनफैक्ट जब मैं और राज्य जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये लोग बड़े बड़े राज्य होंगे, इनके बड़े बड़े शहर हैं, पैसे ज़्यादा है, पर इनकी महिलाएं तो बड़ी दबी हुई हैं। पर मैं उत्तराखंड में हमारे इतने चैलेंजेस हैं, इतनी इश्यूज़ हैं, उतना बड़ा राज्य नहीं है, पर मुझे कभी नहीं लगा कि पहाड़ी महिला दबी है, कभी नहीं। कहाँ भी मैं मिली हूँ, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, शहर में हो, पहाड़ में हो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बेचारी दबी हुई है जी। कभी नहीं। अच्छा, आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है जी। क्या आप मानती हैं कि सिनेमा समाज में बदलाव भी ला सकता है? हाँ, ला सकता है, पर मैं सोचती हूँ कि देखिए, समाज में बदलाव समाज को लाना चाहिए जी। वो दायित्व समाज का है, आप में है, हम में है, क्योंकि हम एक समाज का भाग्य है। और अगर कोई चेंज आना पड़ेगा तो हमें खुद लाना चाहिए। सिनेमा का प्राइमरी एम है एंटरटेन करना, और वो उसका एम रहना चाहिए। जैसे ही वो सिनेमा प्रीचिंग शुरू कर देती है तो आइदर पकाती है या प्रोपेगेंडा कहलाती है। तो मुझे बस लगता है कि सिनेमा का एम है एंटरटेनमेंट। उसमें अगर एक अच्छा मैसेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, सब देखिए, उसका प्रचार कीजिए, इट्स फाइन। बट आई थिंक दर्पण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सिनेमा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि आप समाज को संभालेंगे और समाज का कल्याण करेंगे, आई थिंक वो उनसे तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है। समाज का जो कल्याण होगा वो हम लोगों में होगा जो हम समाज के हैं। अगर मैं, और हम अलग अलग समाज के हैं, मैं राइटर समाज की हूँ, मैं पहाड़ी समाज की हूँ, मैं देहरादून वालों समाज की हूँ, अलग अलग तो मेरी भागीदारी क्या है हर इस कम्युनिटी में, समाज छोड़ी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी में मेरी एज अ राइटर मेरी भागीदारी क्या है, मैं कैसे राइटर्स का कंडीशन इम्प्रूव कर रही हूँ या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, एज पहाड़ी मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, एज देहरादून रेजिडेंट और गुड़गांव रेजिडेंट, दोनों जगह मैं आती जाती हूँ,
मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? गुड़गांव में पोल्यूशन इतना हाई है, मैंने क्या किया? मैंने ईवी गाड़ी खरीदी, थोड़ी महंगी पड़ी, पर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा पोल्यूशन है तो मैं एटलीस्ट उतना ना, मैं लॉ नहीं बना सकती पर मैं अपना कंट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकती हूँ। सो हमें जागरूक खुद बनना पड़ेगा, बिल्कुल। बिफोर एक्सपेक्टिंग कि हमें और लोग हमें जगाएं। आप खुद उठिए ना। बिल्कुल। अच्छा मैम, बॉलीवुड से जुड़े हैं आप, कोई आपका दोस्त है बॉलीवुड में कोई? ज़्यादातर क्रिएटिव टेक्निकल साइड में है। अच्छा। और बॉलीवुड एक मैं कहती हूँ कि बॉलीवुड इज लाइक अ माइग्रेंट वर्कर ना। जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं जी। तो आप फिर उस समय 6 महीने 1 साल जितना समय लगता है, आप वो 1 साल के लिए एक कम्युनिटी बन जाते हैं। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बातचीत हो रही है, उठ रहे बैठ रहे खा रहे हैं। फिल्में भी ऐसी हैं, जब फिल्म बन रही है तो आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में होते हैं, इंटरेक्शन होता है, कांटेक्ट रहता है, खाना पीना होता है एक साथ, हंसी मजाक दुख सब कुछ। और फिर जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो फिर वो अलग प्रोजेक्ट में, आप अलग प्रोजेक्ट में, और फिर आपकी एक और नई कम्युनिटी बन जाती है। तो इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि अनलेस यू कीप वर्किंग टुगेदर, फिर वो रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो बस हाँ, पर ये एक चीज़ तो है कि हर फिल्म में जो भी स्टार्स हुए हैं मेरी फिल्म में, मेरा ऑलवेज इंटरेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा रहा है और बहुत इज्जत मिली है। और दैट्स मोर देन इनफ इन अ प्रोफेशनल इक्वेशन। दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वांट। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बहुत है, पर मुझे अभी करंट लॉट में हाँ, मुझे रणवीर बहुत पसंद है। रणवीर कपूर सिंह बहुत पसंद मुझे लगता है। और मुझे ओके, मैं थोड़ी पार्शल हुई हूँ क्योंकि उसने एक दो बारी राइटर्स के हक के लिए कुछ एक दो चीज़ें कही हैं, तो मैंने कहा वेरी गुड, एक स्टार है जो राइटर्स के बारे में सोच रहा है, क्योंकि राइटर्स के बारे में मुझे कंप्लेन है कि ज़्यादा नहीं सोचा जाता। हाँ, लेकिन 1970 से पहले राइटर्स को अच्छा पैसा नहीं मिलता था, मैंने सुना है। और जब से सलीम जावेद की जोड़ी आई थी उसके बाद से राइटरों की बात होने लगी थी। सब रिलेटिव होता है जी। सब रिलेटिव। व्हाट इज द राइटर्स कॉस्ट, द परसेंटेज ऑफ द फिल्म, वो आपको देखना पड़ता है कि कितना % आपका कॉस्ट है, क्योंकि बिना राइटर के तो फिल्म ही नहीं है। क्या है, कुछ नहीं। राइटर की जो फीस होती है वो पिक्चर से पहले डिसाइड होती है जब हिट हो जाती है उसके बाद? पिक्चर से पहले होती है, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न कि मुझे लगता है कि राइटर्स को कुछ करना चाहिए, बिकॉज दे शुड ऑल्सो गेट रॉयल्टी। क्योंकि फिल्म, जैसे अगर आप कहानी की बात करें तो यू गेट पेड फॉर द फिल्म, हिंदी वर्जन कहानी पर, कहानी ट्रांसलेट हुई है, उसके हॉलीवुड राइट्स बिके हैं, उसमें राइटर को कुछ नहीं मिलता। तो वो सारा प्रोड्यूसर को मिलता है। बिल्कुल। और फिर प्रोड्यूसर्स फिर पावरफुल है, वो लोग कहते हैं कि हम क्यों करें। तो ये बहुत चेंजेस हैं जो आने चाहिए। और देखते हैं अगर आएंगे कि नहीं, क्योंकि वेस्ट में तो है ऐसे ऐसे क्लॉजेस तो है। अच्छा, आप कोई नई कहानी लिख रही हैं या कोई पुस्तक? लिख रही हूँ पर उसकी बात नहीं कर नहीं, सकती। मतलब लिख रहे हैं आप, मतलब आपकी कोई नई फिल्म आएगी? हाँ, फिल्म नहीं हो वेब सकता है, सीरीज? कुछ और। हाँ अच्छा, हाँ, चलिए। कुछ तो काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपने सुना लेखिका अद्विता काला को, जिन्होंने पलायन पर, टूरिज्म पर, बॉलीवुड में क्या परिवर्तन चाहिए, उत्तराखंड में चुनाव किस तरह से होंगे, किस तरह से महिलाओं की स्थिति समाज में बदली है, उन सब पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हस्ती का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और उत्तराखंड की खबरों के लिए आप देखते रहें हिल मेल।